नमस्कार दोस्तों, ईटी हिंदी पर यूएसवी सीरीज वेबिनार में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, डायबिटीज को हराएं। इस वेबिनार में हम डायबिटीज से जुड़े कई टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जैसे कि डायबिटीज क्या है, डायबिटीज से जुड़े मिथक क्या है, उनसे जुड़े फैक्ट्स क्या है और उनसे जुड़े लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या है। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और इस स्वास्थ्य को लेकर जानकारी बढ़ाने वाले सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा विषय है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा डायबिटीज को हराने के इर्द गिर्द घूमता है और ये जो सीरीज है वो यूएसवी द्वारा संचालित है। हम उनके सपोर्ट के लिए बेहद आभारी हैं। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज दुनिया भर में सबसे तेजी से फैल रही बीमारियों में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार यह अनुमान है कि भारत में 2045 तक 2.4 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण हैं खराब जीवन शैली, जंक फूड का ज्यादा सेवन, हार्मोनल इम्बैलेंस और जेनेटिक कारण। बात अगर डायबिटीज के लक्षणों की हो तो ज्यादा प्यास लगना, थकान महसूस होना, बार बार पेशाब आना और वजन कम होना या फिर बढ़ना इसके लक्षण हैं। ये तो बात हुई डायबिटीज की, लेकिन क्या आपने कभी प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? हमारे देश में और दुनिया में कई लोग प्री डायबिटीज का भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये समस्या है क्या, इसके लक्षण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो इन्हीं सभी सवालों के आंसर जानने के लिए आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जो न सिर्फ आपको डायबिटीज का सामना करने बल्कि इस बीमारी के साथ बेहतर जीवन जीने के तरीके के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे खास मेहमान हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम पांडे कुकरेती। डॉक्टर नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेहा फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। डॉक्टर नीलम, आपका बहुत स्वागत है। आप कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं कार्डियक केयर गुड़गांव में। इसके साथ हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर परजीत कौर। डॉक्टर परजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर परजीत एसोसिएट डायरेक्टर है एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल में। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2021 की एक स्टडी में यह पाया गया कि 101 करोड़ लोगों को डायबिटीज था, 136 करोड़ लोग प्री डायबिटिक थे, जबकि 254 करोड़ लोगों को सामान्य रूप से मोटापा था। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो डॉक्टर नीलम से है। डॉक्टर नीलम, डायबिटीज को कंट्रोल करने में जीवन शैली तो बहुत अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से जरूरी बदलाव हमें अपनी जीवन शैली में करने बेहद जरूरी है? डायबिटीज जैसे हम समझते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, खराब खान पान, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा। तो इसमें डायबिटीज जेनेटिकली जिनको पेरेंट्स में है उनमें तो उसको आप नहीं बदल सकते, बट अगर आप अपना वेट नियंत्रित करते, अपना वजन संभालते हैं बाय फ्रीक्वेंट रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करके, रोज की आधे से पौने घंटे की वॉक और नियमित योगा करके, तो डायबिटीज को काफी संभाला जा सकता है। 70 से 75% शुगर का कंट्रोल डाइट एंड एक्सरसाइज पर निर्भर करता है और बाकी का 25-30% दवाओं और दूसरी चीजों पर। तो इसमें सही खाना और सही रूप से नियमित व्यायाम बहुत आवश्यक है। खाने में बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो हाई फाइबर डाइट है, जैसे कि साग सब्जियां, सैलड, इसको ज्यादा बढ़ाना है। कम से कम 50% आपकी प्लेट इन चीजों से भरी हो। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब, जैसे होल ग्रेन्स है, हमारे ओट्स है, नमकीन दलिया, या आपका मिलेट्स आजकल चर्चा में है, जो हमारा पुराना अनाज है, उसकी मात्रा प्रॉपर रूप में हो। अगर वो भी बहुत ज्यादा आप खा लेते हैं तो शुगर वो भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान देना आवश्यक है। दालों की मात्रा सफिशिएंट हो। जो लोग चिकन, फिश, एग खाते हैं वो उसे खा सकते हैं एक निश्चित मात्रा में। तो बैलेंस डाइट, जिस पर हमेशा से हम सबका बहुत जोर होता है, उसका पालन करना है और रोज नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम करना है। हर व्यक्ति एक सी एक्सरसाइज करने में कई बार कंफर्टेबल नहीं होता। उनका जो लाइफस्टाइल है वो उनके बिजी शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, बट कुछ ना करने से जरूरी है कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी उनके शेड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड हो, वो रोज में उसे करें। कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार
नित रूप से पालन करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम। जैसा कि आपने बताया कि हम अपनी बैलेंस डाइट और जो रेगुलर एक्सरसाइज है उसके जरिए हमारी डायबिटीज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है उसको इस बात को बहुत अच्छे से और बहुत खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम। अगला जो मेरा सवाल है वो डॉक्टर परजीत कौर से है कि डॉक्टर परजीत, डायबिटीज को मैनेज करने में जो बैलेंस डाइट है वो तो प्रभावी रूप से जो अपनी भूमिका है वो निभा ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसी डाइटरी गाइडलाइंस भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर नीलम ने बड़े अच्छे से बताया कि किस तरह से डाइट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है डायबिटीज मैनेजमेंट करने में, तो इसी तरह से हमारे यहाँ जब भी डायबिटीज के मरीज आते हैं तो हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। चाहे वो ये बेसिकली जो गाइडलाइंस है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड है और इंडियन गाइडलाइंस भी हैं, ICMR बेस्ड गाइडलाइंस हैं। तो इन गाइडलाइंस का मोटा मोटा ये कहना है कि जो हमारे 4 महत्वपूर्ण पौष्टिक विभाग हैं डाइट में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर, इनकी मात्रा फिक्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए 50 से 60% तक, फैट की मात्रा 20 से 30%, प्रोटीन की मात्रा 15 से 20% और फाइबर कम से कम 40 ग्राम दिन का जाना चाहिए। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जैसे कि डॉक्टर नीलम ने बताया कि पोर्शन साइज तो कम करना ही है, बट उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करने हैं। जैसे कि अगर कोई राइस ईटर है तो इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस ब्राउन राइस प्रेफर कर सकते हैं, या अगर हम गेहूं के आटे में अगर हम मिलेट्स मिला लें जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इससे क्या है कि फाइबर की मात्रा बढ़ने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेटर हो जाता है। जहां तक हम फैट्स की बात करते हैं, उसमें जो सैचुरेटेड फैट होता है जैसे घी है या अदर सैचुरेटेड डालडा, कोकोनट ऑयल, काफी सैचुरेटेड होते हैं, इनकी मात्रा 10% से कम होनी चाहिए। बाकी फैट्स हमारे जो हेल्दी ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल जिसमें कि मूफा पूफा की क्वांटिटी अच्छी होती है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है डाइट का, जो कि काफी बार हम इग्नोर कर देते हैं, और डायबिटीज में स्पेशली लेटर ऑन ड्यूरेशन के साथ जो है मांसपेशियां वीक होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि मरीज बोलते हैं कि उनके हाथ पैर पतले होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका मसल मास होता है, लॉस होता है, जिसको कंडीशन को सार्कोपीनिया बोलते हैं। उसके प्रिवेंशन में प्रोटीन का होना डाइट में बहुत जरूरी है। प्रोटीन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, बट हर मील के साथ कम से कम 15 से 20 ग्राम का प्रोटीन जरूर होना चाहिए। और फाइबर, एज डॉक्टर नीलम हैज सेड, कि बहुत जरूरी है फाइबर इन द फॉर्म कि चाहे हम सब्जियों से ले रहे हैं उसको, पत्तेदार सब्जियां हैं, या हम उसको दलिया के फॉर्म में ले रहे हैं, या फ्रूट्स में बहुत अच्छा फाइबर है, छिलके वाली दालें हैं, तो उसका उपयोग भी हमें अच्छे से करना चाहिए। डॉक्टर परजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने बताया कि जो आपका बैलेंस डाइट है वो लेना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपके बैलेंस डाइट में कार्ब्स की मात्रा कितनी हो, फाइबर की मात्रा कितनी हो, इसका ध्यान रखना, इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को इस पॉइंट को भी बहुत ज्यादा नोट डाउन अपने पास करके रख लेना चाहिए। भारत में जो डायबिटीज के शिकार जो युवा है या फिर जो इस बीमारी के ग्रस्त जो युवा है, उनकी जो संख्या है वो बहुत चिंताजनक है। सुस्त लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और एक्टिविटी की जो कमी हो रही है वो डायबिटीज और इससे होने वाली बीमारियों को बढ़ाती जा रही है। ऐसे में मेरा सवाल डॉक्टर नीलम आपसे है कि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनका जो ब्लड शुगर लेवल है ये कंट्रोल करने में जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो किस तरह की भूमिका निभा रही है। प्लीज आप जो हमारे ऑडियंस है उनको एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसा कि देखिए, डायबिटीज के कंट्रोल में खान पान के अलावा एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। और जैसे सबसे कॉमन डायबिटीज जैसे टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन बनता है बट ठीक से काम नहीं कर पाता, और बहुत लेट अवस्था में फिर इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है। तो जब आप वॉक, एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो खाना पचाने में मदद मिलती है। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो मुख्य चीज है जिसकी वजह से डायबिटीज है, तो वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा, आपकी एक्सरसाइज उसको कम करने में हेल्प करती है। आपका इंसुलिन और सुचारू रूप से आपके खाने को, ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने में कारगर होता है। तो जो गाइडलाइंस कहती है वो कहती है कि कम से कम 150 मिनट पर वीक आप फिजिकल एक्टिविटी करें, बट ये मिनिमम है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो कम से कम रोज 30 से 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी अगर कोई करता है, चाहे वो रोज की वॉक है या फिर वो उनको जोड़ों में दर्द है वो वॉक नहीं कर सकते या कोई और कारण है कि नहीं निकल पाते, तो उसमें मिलती जुलती कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट करना बहुत आवश्यक है।
उसको जब आप करते हैं तो आपका बेटर मेटाबॉलिज्म होता है, आपका इंसुलिन बेटर काम करता है, आपकी शुगर नीचे आ जाती है। और अगर आप बहुत बिजी हैं, इकट्ठा एक साथ 45 मिनट वॉक करने का समय नहीं है, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। 10-10 मिनट की खाने के बाद भी अगर आप वॉक कर लेते हैं तो पोस्ट मील ग्लूकोज जो बहुत बढ़ता है उसको आप बेहतर कर पाते हैं। और दोनों चीजें, जैसे कि आप वॉक के साथ साथ अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं जिसमें आप अपना मसल मास, जैसे डॉक्टर परजीत अभी बोल रहे थे, सार्कोपीनिया मतलब मांसपेशियों का पतला होना जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो मेटाबॉलिज्म भी उनकी कम हो जाती है। ऐसे में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हल्के फुल्के वेट की ट्रेनिंग भी अगर वो मिक्स कर ले, मैच कर ले अपने रूटीन शेड्यूल में, तो शुगर और बेहतर हो सकती है, ना कि डायबिटीज। उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में फायदा मिल सकता है, वेट कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल और भी अन्य चीजें, आपका एजिलिटी बॉडी का बढ़ता है कम से कम। और कई बार होता है कि 45 मिनट की सुबह की वॉक के चक्कर में बहुत लोग करते ही नहीं है, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप सुबह ही वॉक करें, वॉक का बेनिफिट हमेशा ही मिल रहा है। अच्छी बात है, सुबह आप कर सकते हैं अगर आपके पास एनर्जी होता है, बट देन अगर आप बिजी हैं तो शाम को करिए, रात को करिए, बट करना बहुत आवश्यक है। और आप जो 150 मिनट मिनिमम का क्राइटेरिया है, कम से कम हफ्ते में 5 दिन जैसे कहा जाता है कि जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, बट ऐसा ना हो कि आप 2 दिन का गैप जब दे देते हैं तो जो बेनिफिट आपको वॉक से मिलता है वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज होता है। और एक चीज मैं यहाँ स्पेशली पिन पॉइंट करना चाहूंगी आप लोग के माध्यम से कि फीमेल्स में जैसे डायबिटीज और बढ़ती जा रही है, तो कई हमारी फीमेल्स जो घरों में बहुत मेहनत से सुबह से शाम तक काम में डटी हुई हैं, उनको लगता है कि मैं तो बैठ भी नहीं पाई, इतना एक्सरसाइज हो गया, अलग से वॉक, तो हमारी वर्जिश तो पूरी हो गई है। एक्चुअली ये थोड़ा सा एक मिथक है, मिथ है। उनको अलग से वॉक के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, बिकॉज जो घर में आप काम करते हैं वो बिल्कुल थकाने वाले होते हैं, इसकी कोई दो राय नहीं, बहुत योगदान है उनका, बट वो टुकड़ों में होता है। तो बॉडी को जिस तरह का एक तरह का कह लीजिए इनर्शिया ब्रेक करने की जरूरत है, एक एक्सरसाइज से जो फायदा मिलता है क्रमबद्ध तरीके से, उसके लिए उन्हें समय जरूर निकाल के वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और वो योगा है कि स्विमिंग है या बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलना है, कुछ भी हो, वॉक या कोई पैरेलल एक्टिविटी करना हमेशा लाभकारी है और जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम आपका। जैसा कि आपने बताया, मुझे लगता है कि जो हमारी दर्शक हैं, जो स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो ध्यान रखना है कि आप जो घर के काम कर रही हैं, भले ही आपको उसमें थकान हो रही है, लेकिन ध्यान रखना है एक्सरसाइज तब भी जरूरी है, आपकी वॉक तब भी जरूरी है अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहती हैं तो। अगला मेरा सवाल है वो डॉक्टर परजीत से है। डॉक्टर परजीत, हमें ये बताइए कि डायबिटीज में जो स्वस्थ खान पान की आदतें हैं उनको अपनाने में और उन्हें बनाए रखने में लोगों को किस तरह की खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हम सोच तो लेते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेना है, हमें अच्छी डाइट लेनी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो कौन सी वो चुनौतियां हैं जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम बता तो देते हैं कि किस तरह की डाइट फॉलो करनी है, बट अक्सर बहुत ही मुश्किल होता है पेशेंट्स को फॉलो करना। ये देखा गया है सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है अगर कोई वर्किंग है, तो अगर जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, तो ज्यादातर जो लोग बहुत ही जिनका बिजी शेड्यूल्स हैं कि वो सुबह सुबह निकल गए, बहुत देर तक रात को वापस आ रहे हैं, उनका कोई टाइम नहीं बैठ पाता है खाने का, या तो वो घर से खाना नहीं ले जा पाते हैं और उनको बाहर खाना पड़ता है। इरेटिक टाइमिंग्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, कुछ मरीजों का ट्रैवलिंग बहुत रहता है। ये देखा गया है कि वो अक्सर महीने में 10 से 15 दिन तो वो ट्रैवल ही कर रहे हैं, ऐसे में उनको ऑप्शन नहीं बचता है, बाहर का खाना पड़ता है, जिससे एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। तीसरा ये प्रॉब्लम आता है कि इनफैक्ट द नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, हम तो बता देते हैं बट ज्यादातर जो मरीज हैं वो सर्च करेंगे और इधर उधर की बातें सुन के वो खुद ही कोशिश करते हैं डाइट मॉडिफाई करने की, और अल्टीमेटली वो जो सही डाइट है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं, कि सबकी डाइट अपनी अलग अलग तरीके की है। अगर हम ये कोशिश करें कि कोई अगर राइस ईटर है, कोई साउथ इंडियन से, अगर हम उसको बोले नहीं आप राइस हटा दीजिए, बिल्कुल आप रोटी ही खाइए, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है और वो डाइट उस तरीके की फॉलो नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें समझना है कि कोई कौन से कल्चर से, कौन से बैकग्राउंड से, उस हिसाब से डाइट प्लान करना चाहिए। और एक हर विजिट पे हम ये कोशिश करते हैं कि रीइंफोर्स करते हैं पेशेंट्स को कि इस तरह की डाइट फॉलो करें, ताकि वो पेशेंट को उतना बेहतर समझ में आए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परजीत आपका। जो मेरा अगला सवाल है वो डॉक्टर नीलम से है। समाज में बदलाव के साथ जो परिवार की अवधारणा है वो भी तेजी से बदल रही है। इसीलिए पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में सिर्फ बात करना ही काफी नहीं है, स्ट्रेस भी डायबिटीज का एक मेन कारण है। इसी के साथ मेरा अगला सवाल डॉक्टर नीलम से है। डॉक्टर नीलम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में जो माइंडफुलनेस है या फिर जो मेडिटेशन जैसी स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली टेक्निक्स है वो कैसे एक इंसान पर पॉजिटिव असर डालती हैं? ये बहुत ही जरूरी है इसको समझना कि स्ट्रेस जो बढ़ रहा है हम लोगों की लाइफस्टाइल में, और डायबिटीज ही नहीं, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, सब पे स्ट्रेस का बहुत ज्यादा खराब असर पड़ता है। और इसको मैनेज करना अब चॉइस नहीं, मजबूरी कह लीजिए। तो स्ट्रेस जब बढ़ता है, स्ट्रेस थोड़ा बहुत सबकी लाइफ में रहता है और उसको मैनेज करना जरूरी भी है, और वो हमें हेल्प भी करता है आगे कुछ करने में। बट अत्यधिक स्ट्रेस जब होता है तो बहुत सारे शरीर के अंदर बदलाव करता है। जैसे इंसुलिन, अगर हम थोड़ी फिजियोलॉजी समझ लें कि इंसुलिन जो है शुगर के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, शरीर में और बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो इंसुलिन के विपरीत काम करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक कॉर्टिसोल है, कुछ कैटेकोलामीन्स, ये अटपटे नाम आपको लग सकते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अपनी चीजों को, हेल्थ को पढ़ रहे हैं तो उनको फेमिलियर लगे शायद ये टर्म्स। तो कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन, ग्रोथ हार्मोन, ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है। जब हम तनाव लेते हैं तो इस तरह के हार्मोन शरीर में बढ़ने लगते हैं जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं और इंसुलिन को सुचारू रूप से काम नहीं करने देते, तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। इनको, इस स्ट्रेस को कम करने के लिए जो मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस या योगा या म्यूजिक थेरेपी, जिससे भी आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी भागदौड़ स्ट्रेस को कम कर सकते हो, बिल्कुल कारगर है इन हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में। और जब देखिए स्ट्रेस होता है तो एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, एक तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत सारे ऐसे जो कि शुगर को खराब कर रहे हैं, बट बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं। जब एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, हम लोग हमेशा ओपीडी में पेशेंट से सुनते हैं, स्ट्रेस में उस दिन फिर एक टप ऑफ आइसक्रीम खा गए, स्मोकिंग करने लगते हैं लोग, शेड्यूल डिसरप्ट होता है, सबसे ज्यादा स्लीप पे फर्क आता है। तो स्लीप इज नॉट अ पैसिव फेनोमेना, इट्स अ वेरी एक्टिव फेनोमेना। इसमें पूरी बॉडी ओवरहॉल हो रही होती है, या आपका कह लीजिए कि पूरा रेस्टोरेशन हो रहा होता है, बहुत सारे प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन। तो जब बहुत स्ट्रेस बढ़ता है, वी कीप पुशिंग आवरसेल्फ, हमारी नींद सैक्रिफाइस होने लगती है, फिर ये हॉर्मोन्स बढ़ करके शुगर बढ़ाने लगते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में योगा, मेडिटेशन, ये हमारे सिम्पैथिक ओवरड्राइव को, हमारे अंदर के हार्मोनल टर्बुलेंस को नीचे लाता है। हम सुचारू रूप से सो भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं, हमारी फूड चॉइसेस अफेक्टेड नहीं होती। जानता हर व्यक्ति उसे क्या खाना है, आज की तारीख में फॉलो नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर आप रूटीन में स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा सा योगा करते हैं, म्यूजिक थेरेपी, नेचर वॉक करते हैं, अपने टाइम का मैनेजमेंट बेटर करते हैं, हर चीज 11th आवर पे नहीं छोड़ते, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर लेते, और साथ में योगा मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपके सारे हार्मोनल टर्बुलेंस तो ठीक करता ही है, आपके हार्मोन्स को बेटर काम करने को हेल्प करता है, और आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आपकी फूड चॉइसेस, एक्सरसाइज, सब कुछ सुचारू रूप से हो पाती है, बेहतर काम कर पाते हो। और ये बिल्कुल विशियस लूप है, मोर स्ट्रेस, मोर डिस्ट्रप्शन इन द लाइफ, पुअर डिसीजन मेकिंग, और वही आप ठीक कर लेते हो तो सब कुछ बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो बिल्कुल मेडिटेशन, योगा बहुत हेल्प करता है, इसको नियमित रूप से करना चाहिए। समय मैटर नहीं करता, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको मिले उसको आप करें, उसके लिए कोई खास मुद्रा या खास पोजीशन की आवश्यकता नहीं है, आपसे जो बन पड़े वो करें, बट उसको, उसकी इंपॉर्टेंस समझे और उसको अपने जीवन में उतारें। जी बिल्कुल डॉक्टर नीलम, इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं जो अगला सवाल है वो डॉक्टर परजीत से पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर परजीत, जितने भी लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं उनके लिए प्रॉपर वेट मैनेजमेंट कितना जरूरी है और हमें ये कैसे करना चाहिए? सो डायबिटीज मैनेजमेंट में वेट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट एक तरह से ये समझ लीजिए, वेट मैनेजमेंट इज इक्वल टू डायबिटीज मैनेजमेंट, क्योंकि ये दोनों चीजें, ओबेसिटी जिसे मोटापा कहते हैं और डायबिटीज इंटरलिंक्ड हैं। इसको एक टर्म हम डायबेसिटी भी बोलते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्पेशली जिनका भी नया नया डायबिटीज अगर पकड़ में आया है, अगर वो एक अच्छा वेट लॉस कर पाए, यानी कि 10 to 15% ऑफ देयर ओरिजिनल बॉडी वेट लॉस,
तो इनफैक्ट वो काफी सालों तक बिना दवाई के भी रह सकते हैं, जिसे हम एक कंडीशन टर्म बोलते हैं डायबिटीज रेमिशन। तो इसलिए वेट मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा फोकस करना है। डायबिटीज मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं कि हमने शुगर के लेवल्स डाउन करने हैं, बट वेट को कंट्रोल करना है फॉर अ बेटर शुगर कंट्रोल, ताकि उनका हार्ट का रिस्क आगे चल के बढ़े ना, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कंट्रोल में रहे। अब वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी और नंबर 1 इज लाइफस्टाइल चेंजेस, जो कि हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि एक अच्छी डाइट का फॉलो करना, और जिनको अगर वेट लॉस फॉलो करना है, एक न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से एक डिजाइन प्लान बनाए ताकि उनका वेट लॉस हो। और इसी समय मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं इस फेवर में नहीं हूं कि आप बहुत कोई एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करें वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम डाइट्स होती हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिशियल होती हैं, बट आप लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जब आप उसको छोड़ के नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो फिर से वेट गेन होगा। तो फॉलो अवर डाइट प्लान जो आपकी हमेशा सस्टेन कर पाए। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि डॉक्टर नीलम ने समझाया कि 2 तरह की एक्टिविटीज हमारी एक्सरसाइज में जरूरी हैं। कार्डियो टाइप ऑफ एक्टिविटी जिसमें कि हार्ट रेट तेज हो, हमारा जिसमें कि ब्रिस्क वॉकिंग आ गया, साइकिलिंग आ गया या स्विमिंग आ गया, इस तरह की एक्सरसाइजेस। और इसके अलावा जो है हमें थर्ड, अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो आजकल हमारे पास कुछ अच्छी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जिससे कि वेट लॉस में काफी हद तक मदद मिल सकती है। तो अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें तो कम से कम प्रतिशत भी अगर हम वेट लॉस कर पाते हैं तो उससे शुगर कंट्रोल में बहुत फायदा मिलता है। उससे ज्यादा अगर हम कर पाते हैं 10 से 15%, तो समझिए हमें और भी चीजों में फायदा मिलता है, जैसे कि हार्ट प्रोटेक्शन में, किडनी प्रोटेक्शन, लिवर प्रोटेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। यानी कि जितना भी हमारा वेट मैनेजमेंट है वो ओवरऑल हेल्थ को हमारा बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। इसी से रिलेटेड मेरा जो अगला सवाल है वो डॉक्टर नीलम आपसे है कि आपने अपने लाइफस्टाइल में तो चेंजेस कर लिए, लेकिन वो चेंजेस आपके लिए कितने फायदेमंद है, ये समझने में जो नियमित जांच है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो ये जांच आखिर क्यों जरूरी है और कितने जरूरी है? डायबिटीज में डायग्नोसिस और फिर उसका नियमित रूप से कंट्रोल रखने में शुगर की जांचों की बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। पहले तो डायग्नोसिस के लिए आपको पता ही है, फास्टिंग, पीपी, एचबीएनसी उसके स्ट्रेट कट ऑफ से, तो उससे डायग्नोसिस बन गई। आपको डाइट, लाइफस्टाइल और अगर एक निश्चित लेवल से ज्यादा डायबिटीज है तो फिर दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। और अक्सर क्या होता है कि जब दवाएं चलती हैं तो मरीज को लगता है लिमिटेड टाइम की, कई बार बिना पूछे ही बंद कर देते हैं और फॉलोअप भी नहीं करते, टेस्ट भी नहीं करते। वो नहीं करना चाहिए। आपका एचबीएनसी जो 3 महीने की एवरेज शुगर की जांच है, जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या एचबीएनसी कहते हैं, वो 3 महीने का एवरेज शुगर का ज्ञान देता है। और फास्टिंग पीपी जो आप चेक करते हो वो उस दिन, उस वक्त की शुगर, उस दिन की शुगर की जानकारी देता है। तो जब आपको डायबिटीज पता चलती है 6.5 के ऊपर अगर एचबीएनसी है, खाली पेट 126 के ऊपर है, तो हम लोग लेबल करते हैं डायग्नोसिस और 3 महीने बाद दोबारा जांच करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका इस लेवल से नीचे शुगर आया हो या टारगेट रेंज में हो। जैसे कि खाली पेट का टारगेट हम लोग 80 से 120 मोस्ट ऑफ द मरीजों में बोलते हैं। बुजुर्ग मरीजों में कई बार कट ऑफ हम लोग और थोड़े से एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि हम उतना टाइट नहीं चाहते कि उनको लो शुगर्स हो। तो कई बार हम लोग थोड़े हायर लेवल्स भी अलाउ करते हैं, डिपेंडिंग उनकी क्या एज है और क्या कॉम्प्लिकेशंस है। बट टेस्ट को एक बार कर लिया और सोचा कि अब बस सब ठीक है, आज 110 आ गई, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग आपका अगर बहुत खराब कंट्रोल चल रहा है, कई बार डॉक्टर्स, आप इंसुलिन या गोलियों पर हैं, कुछ डेज आपसे शुगर का लॉग बनवाते हैं अलग अलग टाइम का, वो लेकर के आपको डॉक्टर से अपनी दवाएं एडजस्ट करानी पड़ती हैं। और 3-3 महीने पे जांच, फास्टिंग, पीपी, एचबीएनसी तो करना होता है। जब बहुत अच्छा कंट्रोल आने लगता है और हर बार एचबीएनसी 6.5 के नीचे मिलने लगता है, तो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि अब हम 4-6 महीने में इन जांचों को करेंगे या 3-3 महीने पे ही कराते रहना है। तो इसमें आपका जो निकट का डॉक्टर है जिससे आप मिलते हैं, आपका पर्सनल क्लिनिशियन, उसका जो वर्जन है उनका कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका किडनी लीवर फंक्शन की क्या स्थिति है, उसके लिए भी केएफटी, एलएफटी, अन्य कोमॉर्बिड कंडीशन, दूसरी बीमारियां जैसे कोलेस्ट्रॉल, थायराइड भी 10% एक्टिव पेशेंट में मिल जाता है। ये सब कुछ टेस्ट होता है। इसको कम से कम साल में एक बार तो करना ही होता है। इवन नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट जिनमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है,
और अगर उनको पहले से ही किडनी में या लीवर में दोष आ रहा है तो इनकी जांच भी कई बार 3 महीने पे या उससे पहले करनी पड़ सकती है। और ये इसलिए भी करना है क्योंकि ये जो जांचें हैं इनके आधार पे दवाओं का चुनाव कई बार निर्भर होता है। तो सिर्फ फास्टिंग बीपी, HbA1c और बाकी टेस्ट की अनदेखी करना ये ठीक नहीं है। तो इन टेस्ट की इम्पोर्टेंस है, इसको टाइमली एज पर योर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन आपको करते रहना चाहिए। और आंखों का चेकअप, जो लोग स्मोकर्स हैं उनमें कई बार ECG, TMT, अन्य जांचें भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नियमित रूप से डॉक्टर को मिलते रहना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जैसे उन्होंने आपको बताया है कि आपको किसी को हफ्ते में एक बार शुगर बोली गई है, किसी को और फ्रीक्वेंट, जैसे जो लोग इंसुलिन पर है उनको उसका फॉलो करना है। बहुत सारी अभी नई डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें बिना इंसुलिन निडल प्रिक के आप CGMS पैच के जरिए शुगर रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वो हर एक के लिए रिकमेंडेड नहीं होता, बट ये हेल्पफुल डिवाइसेस हैं। तो इसमें एक पूरा इंडिविजुअल 1-to-1 पेशेंट डिस्कशन के हिसाब से प्रोटोकॉल फिक्स किए जाते हैं। बट हाँ, अवेयरनेस होनी चाहिए। जिन फीमेल्स में जिनके थोड़े बच्चे ओवरवेट हुए थे, जिनको PCOD की समस्या थी, जिनके पेरेंट्स में डायबिटीज था, बिफोर दे आर गोइंग फॉर प्रेगनेंसी, उनको फास्टिंग बीपी, HbA1c ये सब पहले आजकल हम लोग देखते हैं पेशेंट्स बहुत अवेयर हैं, बट फिर भी कुछ पॉकेट्स में लोगों को नहीं जानकारी है। तो हाई रिस्क ग्रुप में फास्टिंग बीपी, HbA1c जरूर देख लेना चाहिए। खासतौर पे छोटे बच्चे जो ओबीस हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उनकी गर्दन के पीछे कई बार आप देखेंगे काली रफ सी मैल की पट्टी जैसी दिखती है, तो मदर सोचती है मैल है, इसे हम हटा देंगे, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है, वो अकैंथोसिस है। तो ये छोटे छोटे टेल साइंस होते हैं जिससे आइडिया लगता है कि नहीं आगे जाके शुगर हो सकती है। तो मतलब शुगर के अलावा भी और जांचें हैं जिसका आपके डॉक्टर के मुताबिक आप टाइम से जांच कराते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शुगर को काबू में रखने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम। सो जांच हमारे लिए कितना जरूरी है आपने अभी जाना, लेकिन हमारी जिंदगी इतनी भाग दौड़ वाली हो गई है कि इसमें हेल्दी रहना, नियमित रूप से जांच कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड मेरा जो सवाल है वो डॉक्टर परजीत से है कि डॉक्टर परजीत, क्या कोई आप एक ऐसा आसान और कारगर नुस्खा या फिर एक ऐसा तरीका बता सकती हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जिससे हम हेल्दी भी रहे और जो हमारी भागदौड़ भरी लाइफ है वो भी कंट्रोल में रहे? आई विश को इतना आसान इसका होता, बट यस, जैसा कि अभी तक हमने डिस्कशन इसी मामले में करी कि हमें उसी तरह की चीजें ट्राई करनी जो हमारे लाइफस्टाइल में फिट हो सके। तो बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है कि ओके यही स्ट्रिक्ट डाइट हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, यही स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज पैटर्न हम तो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर मैं डाइट की बात करूं तो बहुत जरूरी है माइंडफुल रहना। सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस पोर्शन में क्या मात्रा में क्या खाना है। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन साइज कम रखना है, दाल सब्जी का ज्यादा रखना है, फ्रूट सैलेड का ज्यादा रखना है, तो हर मील में वो ध्यान रखेंगे तो सिंपल सी बात है वही खाएंगे। चाहे वो आप ट्रैवल भी कर रहे हो, बाहर भी खा रहे हो, उसमें भी ऑप्शन रहेगा आपके पास हमेशा कि आप सैलेड्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कम ऑयली फूड का चूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डेली रूटीन में कोशिश करें, बस एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। फिजिकल एक्टिविटी सिमिलरली, अगर आप इतना टाइम एक साथ नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे डॉक्टर नीलम ने बताया 45 मिनट एक साथ नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आप हर खाने के बाद भी 10-15 मिनट एक स्लो वॉक कर रहे हैं, उससे भी फायदा मिल सकता है। और अगर आपकी कुछ नीज में प्रॉब्लम, अगर आप कहते हैं मैं वॉक नहीं कर पाते हैं, साइकिलिंग इज अ गुड ऑप्शन। सो ट्राई टू अडेप्ट टू योर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट डेफिनेटली इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें कि स्लीप बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें अपनी डेली लाइफ में 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप की जरूर टाइम निकालें, उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है और डायबिटीज कंट्रोल में भी फायदा रहता है। और जहां तक चेकअप्स का सवाल है, चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल, आई थिंक आजकल एप्स अवेलेबल हैं, जब आपको हेल्प कर सकते हैं, रिमाइंडर्स आप सेट कर सकते हैं, ओके हमारा टाइम हो गया है, 3 महीने बीत गए, HbA1c कराया जाए, या 6 महीने 1 साल बीत गए, हमें पूरे कॉम्प्लिकेशंस का वर्कअप किया जाए। सो एप्स आर रियली हेल्पफुल इन दैट वे। सो आई थिंक वी कैन ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं कि बिजी शेड्यूल में भी हम इन चीजों को ट्राई करके अपना के उसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर परजीत एंड डॉक्टर नीलम। आप दोनों हमसे जुड़ी और आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे दर्शकों का भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। USB सीरीज वेबिनार यही खत्म होता है। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।